Hello, friends. A very warm welcome. And in today's session, again, we will try to take up many important core concepts and also applications कि आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ साथ में नोट्स बनाने की जरूरत है, की पॉइंट्स को लिखने की जरूरत है. यू कैन लिटन ऑन गूगल एंड ऑब्वियसली वी विल हैव पर्सनल डिस्कशंस एंड वी आर ट्राइंग टू पुट इट फॉरवर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझ के करें एंड इट्स अ वेरी टफ टास्क, बिलीव मी. इट सीम्स इजी, कोई शॉर्टकट नहीं है. इट इज नॉट लाइक फ्रेंच फ्राइज और अनलाइक पोटैटो चिप्स की आपने जैसे मर्जी उसको हैंडल कर. सो द न्यूज इज फर्स्ट इज दैट नए सेबी चीफ आए तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है वो उनको अपॉइंट करती है. एंड देन वी मस्ट नो सेबी का स्टेटस. आई मीन टू से व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इट इज, व्हाट काइंड ऑफ की फीचर्स इट हैव एंड सर्टेन काइंड ऑफ एक्सेप्शंस. अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में जब आया एक और आर्टिकल, जो मेंबर हैं फॉर्मर मेंबर सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी अपील करने की ट्रिब्यूनल है जब आपको पहले लेवल के ऊपर ग्रीवेंसेस आपकी सॉल्व नहीं होती. और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट कैसा इंस्टीट्यूट है? comes under certain ministry, it is autonomous or it is a kind of an advisory role and so on. अब इन्होंने बोला सेबी सेबी इज इन सैंड बॉक्स, यानी कि सैंड बॉक्स का मतलब यहाँ पर सेबी इज इन काइंड ऑफ अ प्रिकैरियस सिचुएशन, सेबी इन काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन सिचुएशन. और इनका कहना है कि जब मार्केट रेगुलेटर अपीयर्स टू बी इन मिशन टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स suiting different class of investors including small value mutual fund sachets, specialized investment funds, a product between mutual funds and portfolio management services, a fractional real estate investment trust and infrastructure investment trust. ये क्या है? न्यू प्रोडक्ट्स, जो इनके नाम आपको पता होने चाहिए. ये सब इनोवेशंस हैं सेबी की. एंड अगेन आई एम सेइंग कि सेबी के वर्किंग की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटीज कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी प्रपोज करने की बात कर रहे हैं. यानी कि नए पार्टिसिपेशन मॉडल्स और टूल्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन इकोनॉमी में जिनका कंट्रीब्यूशन है और जिनको सेफगार्ड भी किया जाना बहुत जरूरी है, कैलिब्रेटेड और रेगुलेटरी अप्रोच से उनको कर रहे हैं. अब ऑथर यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि और रेगुलेटर का ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव है कि वो मार्केट को इन्वेस्टमेंट स्पेस को भर दे, डिफरेंट इनकम्स और रिस्क प्रोफाइल के लोगों को मौका मिल सके. सेबी ने इन्वेस्टमेंट के लिए वार्निंग हमेशा दी है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है ही है. तो फिर एक डेमोक्रेसी में क्या गार्ड रेल होने चाहिए? मार्केट को डेमोक्रेटाइज भी करना है, मार्केट को मेच्योर भी करना है, मार्केट को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी बनाना है. तो मार्केट रेगुलेटर ने सर्विसेज तो दी, यानी कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट तो किए और मार्केट को डेवलप करने की जैसे मैंने बात की उसकी दिशा में आगे तो बढ़ा है. तो अचीवमेंट्स क्या है? तो ऑथर सेज दैट अचीवमेंट तो कुछ हुई नहीं. Sandbox regulations were initially notified in 2014, comprehensively amended in 2020, प्रोसेस इजियर हो गया लेकिन ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स है. तो इसका मतलब ये है कि सेबी को जो है, जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स को जो इंतजाम दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया. साथ में कंपैरिजन जब किया जाए तो जो सैंड बॉक्सेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके पास ज्यादा रिस्पॉन्स आए. आरबीआई का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पर्टिकुलरली एक्टिव इन पेमेंट स्पेस, ब्रिंगिंग आउट द नंबर ऑफ मेजर इनोवेशंस इन लास्ट फ्यू ईयर्स. तो प्रोडक्ट इनोवेटर बनना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि वो प्रोडक्ट इनोवेशन से सिर्फ नहीं होगा, उसकी पूरी साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए. और देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ अ there must be a kind of a dynamic situation which is positively moving towards what I should say, towards participants or towards investors. अब इन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया था, स्पेसिफिक प्रोडक्ट निकाला था रिटेल इन्वेस्टर की, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स. वो भी 2017 में, उनका कहना है कि 2017 में उसको बंद करना पड़ा. तो मार्केट का अपना एक माइंड है, मार्केट का अपना एक अप्रोच है, जैसे एग्जामिनेशन की अपनी एक अप्रोच है. आप किसी भी तरीके से पढ़ते रहिए, होने वाला नहीं जब तक आप अपने आप को एग्जाम के हिसाब से ट्यून नहीं करें. और उसमें समय लगता है, उसमें वो एफर्ट है, वो एक तरीके का सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, वो एक तरीके का हार्ड वर्क है. तो डायनेमिज्म से आगे भी बढ़ना है, विशियस साइकिल से बचना भी है, और इनेबलिंग एटमोस्फेयर को भी क्रिएट करना है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जीएस 3 में आ सकता है. इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आपको सर्विसेज के अंदर भी बेनिफिट हो सकता है व्हेन यू आर टेंड टू गेट मोर मोर स्पेस एंड यू आर मोर कंट्रीब्यूटर. इस एंगल से इसको देखा जा सकता है. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया,
तो क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर क्वालिटी, और गुणवत्ता संकल्प की बात हो रही है। क्वालिटी लॉट ग्रोथ इन नागालैंड, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, होटल विवोर कोहिमा, इंडिया रैंक कॉन्जिक्यूटिवली इन ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने बताया कैसे इंडिया जो है अपने आप में माइलस्टोन्स कर रहा है, एमएसएमईज, और साथ में एनएबीएल का एक्रेडिशन भी है। सो यहाँ पर हमारे लिए प्रीलिम्स के एंगल से जरूर देखने की जरूरत है कि एनएबीसीबी का रोल क्या है, एनबीक्यूपी का रोल क्या है, और ये गुरुकुल, गुणवत्ता संवाद ऐप, सरपंच सरपंच संवाद ऐप टू बी मोर प्रिसाइज। तो ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो कैसे अपने आप में वर्क कर रहा है। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क डिजिटल एक एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, और उसका एक अप्रोच है ताकि सारे बेनिफिट्स, सारे के सारे जो पॉजिटिव एप्लीकेशन है वो जनता तक पहुंच सके। तो इस एंगल से आपको इसको देखना है। गवर्नमेंट सीक्स टू कट स्टेट्स टैक्स शेयर। अब ये अपने आप में डिबेटेबल पॉइंट है, अगेन यू मस्ट टेक इट फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 में। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का जो एरिया है, वहां पर आप इसको देखेंगे कि कैसे ये एक एग्जाम्पल हो जाता है स्टेट सेंटर के जो मैकेनिज्म्स हैं उनके अंदर, या स्टेट और सेंटर के जो जो उनका वर्किंग जो स्ट्रेटजीज है, उनके अंदर कैसे ट्वीक हो सकता है। तो सेंटर में रिकमेंड द शेयर ऑफ टैक्सेस गोइंग टू द स्टेट टू कट एटलीस्ट 40% फ्रॉम द करंट 41%। इसका मतलब है यूनियन जो गवर्नमेंट है उसको अबाउट 35,000 करोड़ टैक्स कलेक्शन के हिसाब से मिलेगा। सेंटर ने रेज किया था आफ्टर पैंडेमिक, सेस रेज किए, सरचार्ज किए, जो कि दे आर नॉट शेयर्ड विद स्टेट्स टू ओवर 15% ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम 9 to 12%। स्टेट्स हैव ए शेयर ऑफ ओवर 60% इन टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। तो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कितना छिपा हुआ लेकिन कितना क्रूशियल फैक्ट है कैसे तंत्र काम करता है। तो पैनल विल बी हेडेड बाय इकोनॉमिस्ट अरविंद पैनागरिया। वो अपनी रिपोर्ट देंगे बाय October 31st। सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिकमेंड द शेयर ऑफ टैक्सेस गोइंग टू स्टेट्स, वो जैसे मैंने आपको बताया। और इससे लेकिन होगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो कर सेंटर का फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है। उसके बाद हमारे पहले हम ट्विन बैलेंस शीट की बात करते थे, ट्विन टारगेट्स की, जो ट्विन पैरामीटर्स की बात करते थे, वो आपको पता होने चाहिए। और ये टैक्स शेयर कम करने से क्या, कहाँ जाने वाला है ये पैसा, हेल्थ, एजुकेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर हम जैसे पीएलआई स्कीम्स, उसके बाद हम बाकी चीजों की बात करते हैं। तो उस एंगल से आपको खुद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। वी कैन डिस्कस फर्दर, वी विल डिस्कस लाइक द वे वी हैव ऑनगोइंग डिस्कशंस एवरी अदर डे, एंड मे बी राइटिंग में भी आप दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलाउज एंटिसिपेटरी बेल इन जीएसटी, कस्टम्स, कस्टम केसेस इवन विदाउट एफआई। अब ये रिलीफ बोला गया टैक्स पेयर्स को, तो अब क्या बोला एपेक्स कोर्ट, ये अगेन जब बात आती है एथिक्स के अंदर गवर्नेंस की, तो वहां पर ये बहुत अच्छा फिट हो। साथ में आप एसए में भी इसका एक एग्जांपल ला सकते हैं, और इसके साथ में जीएस पेपर 2 में तो है ही है। जब आप बात करते हैं कि कैसे एक डिपार्टमेंट है या एक सेक्टर है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो टैक्सेशन लॉज शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन ए मैनर दैट कल्टर पर्सनल लिबर्टी अननेसेसरीली। लिबर्टी तो कर्टेल हो सकती है, लेकिन ओनली इन द रीजनेबल कंडीशंस। बीएनएसएस के अंदर जो है अरेस्ट अप्लाई होती है, सेफ गार्ड होने चाहिए, सेफ गार्ड है। टैक्स इवेशन सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस, लेकिन वो टेररिज्म या मर्डर की तरह उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो अमेंडमेंट्स टू कस्टम एक्ट एंड जीएसटी एक्ट रिफ्लेक्ट एन इंटेंट टू इंश्योर बैलेंस्ड अप्रोच इन टैक्स इन्फोर्समेंट। ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है। टैक्स अथॉरिटीज मस्ट एस्टैब्लिश रीजंस टू बिलीव, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रो पीपल। जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर अंकुश होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो वो यहीं से निकलता है। 279 पिटिशन एक साथ गई, उन्होंने आर्ग्यू किया कि वो इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20, 21 एंड बीएनएसएस। तो ये अपने आप में एक क्रूशियल केस स्टडी है कि आखिर तंत्र चल कैसे रहा है। हम बात करते हैं विकसित भारत की, क्या ऐसे विकसित भारत तक हम पहुंच पाएंगे? क्या ज्यादा एम्पैथी, क्या ज्यादा क्लैरिटी, क्या ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत नहीं है? तो इस एंगल से आप इसको देख सकते हैं। हाई टैरिफ ऑन फार्म गुड्स ब्रीड इनएफिशिएंसी, बहुत ही क्रूशियल। जनरल स्टडीज पेपर 3, पेपर 10 साल को उठा के देख लीजिए। आपकी अगर सोच इस पर नहीं बनी है तो लिख के आ जाओगे मेंस, लेकिन सिलेक्शन होने का बहुत कम चांस। और जनरल कैटेगरी में तो भूल जाइए।
जो हाइक अगर हम बात करें यूएस टैरिफ्स की, वो इंडिया के श्रिम्प और राइस एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करेगा। तो ब्लैंकेट टैरिफ जो है वो कॉम्पिटेटिवनेस को ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा, क्योंकि बाकी लोग सस्ते में दे पाएंगे। फ्रोजन श्रिम्प राइस फ्रॉम इंडिया टू द यूएस, इंडिया ने कुछ टैरिफ्स को कम करने के लिए वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मौका देने के लिए अपने जो सर्टेन टैरिफ्स हैं उनको कम करने की बात की। जैसे मैंने बोला, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वी हैव कॉम्पिटिटर्स, वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इंडिया is imposing significantly higher tariffs than the US, particularly in the agriculture sector, where it imposes a simple average tariff of 39%। बहुत मतलब हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल एरिया है। तो क्या किया जाए, क्योंकि यूएस तो करेगा, यूएस इज गोइंग टू इंप्लीमेंट ए ब्रॉड टैरिफ रिवीजन, इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जितना कर रहा है वो भी उतना ही कर देगा। तो इंडिया अगर हाई टैरिफ भी इंपोज करता है तो हमारी आर्ग्यूमेंट है उसके कंडीशन स्पेसिफिक। लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, इतना बड़ा भारत गांवों का देश होना हो लेकिन कृषि प्रधान देश हमने बचपन से पढ़ा है। कृषि अभी भी कृषि प्रधान है, तो नॉन एग्रीकल्चर टैरिफ्स वो भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इंडिया स्टेट पॉलिसीज वो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को सेफ गार्ड करती है, जबकि यूएस की अप्रोच ज्यादा लिबरलाइज ऑब्वियसली है भी, उनका टाइम जा चुका है। अब आप मार्केट जाइए, आपको वॉशिंगटन एप्पल्स और आपको कैलिफोर्निया के आलमंड्स दिख जाते हैं। कंसेशन तो हो ही रहा है, लेकिन क्या इससे हमारा अगर नुकसान होगा तो लास्ट में आप क्या कर पाओगे। तो दैट इज वाई हमें वही बात जो हम हमेशा बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपना कैसे बढ़ाएं, एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको कैसे मार्केट तक लिंक करोगे, कैसे राइट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, चाहे फिर वो सब्सिडी है, चाहे फिर वो इंश्योरेंस है, चाहे फिर वो लॉजिस्टिक्स है, चाहे फिर वो आपका यूज ऑफ यूरिया पे हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी, फर्टिलाइजर्स के ऊपर। तो वो सारी चीजें जुड़ के आप कुछ कर पाएंगे। हाई यील्डिंग क्रॉप्स भी हमें चाहिए, और मैकेनाइजेशन है, उसके बाद पर ड्रॉप मोर क्रॉप की चर्चा है। तो ये सारी बातें आपके माइंड में 1 सेकंड से पहले यदि आती है, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ ब्रीड्स भी आती है, यू आर ऑन अ सेफर साइड, दैट्स व्हाट आई कैन से। आपको नए नए जो एग्रीकल्चर की जो टेक्निक्स हैं वो भी पता होनी चाहिए, उनको गूगल करके लिस्ट करके देखिए, एग्जाम में प्रीलिम्स में आने। क्योंकि ग्रीन फील्ड आपको पता होने चाहिए, ब्राउन फील्ड भी आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी अब यहाँ तक भी पहुंच चुका है प्रीलिम्स में कि वो आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा और कह देगा इनमें से कौन सा ब्राउन फील्ड है, कौन सा ग्रीन फील्ड है। आप कहीं पढ़ नहीं पाएंगे उसको आप। अगर कोई बोले दिल्ली इज ए ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, तो आप झट से बोल दोगे यार ब्राउन फील्ड नहीं है, मतलब ब्राउन फील्ड है वो, ग्रीन फील्ड नहीं है। दैट्स व्हाट आई शुड से, क्योंकि ग्रीन फील्ड का मतलब है जड़ से सब, एकदम स्क्रैच से नया कोई चीज का क्रिएट किया जाए। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड मेंजीज एविएशन हैव लॉन्च्ड ए कंट्रीज लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड डोमेस्टो कार्गो टर्मिनल है उसी एयरपोर्ट में। पीक हैंडलिंग कैपेसिटी 3,60,000 मेट्रिक टन, एक्सपेंडेबल टू 40 लाख, सॉरी 4 लाख मेट्रिक टन। 42 truck docks, over 400 cargo bins, excellent integrated conveyors, 30 ultra ULD stations, and the facility also features real-time data capture with 40 handle terminals and self-service storage। तो ये अपने आप में पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है। ये अपने आप में, अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे तो उससे भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डेडिकेटेड फ्लाइट और भी जुड़ा हुआ है, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। हमें देखना है कि हम कैसे उसको निकालें। रोल देखिए आपने, बीआईएल का ज्वाइंट वेंचर फेयरफैक्स इंडिया, उसके साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कर्नाटका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यानी आपको हर स्टेट के हिसाब से ऐसे सोचना पड़ेगा कि उसके पास ऐसा है क्या, और माल कौन बना रहा है। ई कॉमर्स जायंट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वो सब इस पे डिपेंड करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे होगा। कंट्री का बिगेस्ट एयरपोर्ट है फॉर बोथ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक, एंड द ओनली एयरपोर्ट इन साउथ इंडिया विद 2 इंडिपेंडेंट पैरेलल रनवेज। मेक्स अ डील, इट्स अ हेफ्ट। वन नेशन वन पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू से हमने बात की है, नेशनल वाटरवेज की बात आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं। आपको शिपिंग जो मिनिस्ट्री है, या जो हमारा शिपिंग मैरीटाइम जो हमारा कॉमर्स है, उसके आपको फैक्ट्स डेटा पता होने चाहिए। गूगल करिए, फट से नोट करिए, काम आएगा। तो वन नेशन वन पोर्ट क्या है, मॉडर्नाइजेशन होगा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्ट्रीमलाइनिंग होगी, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, और उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हो नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन वही है कि भाई आप कैसे अपने जो पोर्ट हैं उनको आप पावरफुल बनाते हैं।
मॉडर्न ग्रीन स्मार्ट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, लिख तो दिया आपने, कैसे होगा? तो उसके लिए आपको, जैसे अब मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस मैत्री जो है, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैत्री आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है, उसके बाद आपको इंडिया में पता है कि जैसे अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने एक नए पोर्ट की बात की थी, आई थिंक इन महाराष्ट्र। उसके बाद आप देखिए बाकी पोर्ट्स का क्या सिचुएशन चल रहा है, केरला के एक पोर्ट की बात है। तो ये सारे आपको एलिमेंट, नए डेवलपमेंट पता होना चाहिए आपको। आपको मेजर पोर्ट तो पता ही होने चाहिए, माइनर पोर्ट भी आपको पता होना चाहिए। एक गूगल मारिए, मैप देखिए, उस मैप के ऊपर आपको एक माइनर पोर्ट के पूरे मैप देखिए, इनलैंड पोर्ट भी, मैं तो कहता हूँ इनलैंड जो डॉक है वो भी आपको पता होने चाहिए। इंडिया हंट्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स इन कॉन्गो, जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया। वेरी ट्रू, जब यूएस जा सकता है यूक्रेन तक और होने वाला कुछ है नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मूव, वी विल डिस्कस इट इन आवर टुमारोज डिस्कशन। तो अब ग्रोथ एरिया इंडिया, जाम्बिया 9,000 स्क्वायर किलोमीटर एक्सप्लोरेशन दिया है कोबाल्ट और कॉपर के लिए इंडिया को। उसके बाद जो है लिथियम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हम अभी डेवलप ही कर रहे हैं, चाइना हमसे बहुत आगे है उसमें। और जाम्बिया, कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, ये हमने एक एग्जांपल दिया। तो आपको सारे पता होने चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज के साथ कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट है। तो आपको मिनरल्स के नाम पता होने चाहिए, आपको वहाँ की साइट्स पता होनी चाहिए, और आपको वहाँ की टोपोग्राफी भी पता हो, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में डेफिनेटली वो काम आए। केस बाय केस बेसिस के अंदर इंडिया एआई डेटा सेट्स, हमें डेटा के यूज करने से जो है अलाउ डेटा एक्सेस ऑन केस बाय केस बेसिस, इंडिया एआई डेटा सेट्स, इसकी बात हो रही है। अब रजिस्ट्रेशन, इसकी बात हो रही है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सेस देंगे आपको सेंसिटिव और क्रूशियल डेटा केस बाय केस बेसिस कंपनीज को, डेवलपर्स को, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मोस्ट डेटा सेट्स विल बी ओपन फॉर यूज, और 200 करोड़ के उससे बन रहा है वो डेटा सेट। 7 पिलर हैं वो, 10,000 करोड़ का जो हमारा इंडियन एआई मिशन है उसका एक पिलर है ये। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके ऐसा किया है। तो डेटा सेट प्लेटफॉर्म will house anonymous and non-personal data for developers and companies। तो नाम से देखिए ना, डेटा सेट्स, उसमें डेटा है। Companies, however, will have to register themselves to make a request to access certain data set on a platform। ओपन यूज के लिए जैसा मैंने कहा हुआ है, तो ये अपने आप में पॉजिटिव, एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बहुत ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, ये वो सिनेरियो प्रोवाइड करेगा, ये वो एटमोसफियर प्रोवाइड करेगा जिससे आप फर्दर रिसर्च, फर्दर डेवलपमेंट, इनोवेशन कर सकते हैं। ट्रेड नीड ए जेंडर्ड पर्सपेक्टिव। अब ये देखिए, अभी तक हमने ट्रेड को, जो जनरली जो हमने डिस्कशंस की, उसमें हमने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं लेके आए। हम अक्सर फेमिनिस्ट, एग्रीकल्चर में फेमिनिज्म है, इंडस्ट्रियल में फेमिनिज्म आ सकता है, सर्विस सेक्टर में आ सकता है, हर जगह है। तो यूपीएससी हैड गॉट अ लॉट ऑफ टूल्स इन इट्स हैंड, जैसे मर्जी पूछ देगी, जो मर्जी पूछ देगी, और आप अगर सोच नहीं पाते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे, लास्ट में डर जाएंगे, और फिर दैट्स नॉट अ फेयर डील एक्चुअली। इट वुड एनहांस a female workforce participation, welfare gains from trade also need to build export capacities for nearly 1.2 crore women owned MSMEs। तो फैक्ट हम नहीं लेने हैं, हमें फैक्ट मिल सकते हैं कि 1.2 करोड़ वुमेन जो है वो जुड़ी हुई हैं एमएसएमईज के साथ। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, वेलफेयर से गेन, यानी जो वेलफेयर से जो गेन है, या जो ट्रेड से भी जो गेन है, वो फीमेल की empowerment के लिए आना चाहिए। तो सम फैक्ट्स वी विल रीड फर्स्ट। डेवलपिंग इकोनॉमीज, यहाँ लिखा हुआ है कि दे कॉन्स्टिट्यूट 33% ऑफ द वर्कफोर्स। डेवलपिंग इकोनॉमीज में 33% वर्कफोर्स को जुड़ी हुई हैं एक्सपोर्टिंग फर्म्स, कंपेयर टू जस्ट 24% इन नॉन एक्सपोर्टिंग फर्म्स। फीमेल एम्प्लॉयज अकाउंट फॉर 33% टोटल एम्प्लॉयज इन इंपोर्टिंग फर्म्स एज वेल एज 28% इन नॉन इंपोर्टिंग कंपनीज। तो ये फैक्ट्स हैं, ठीक है, आपको अगर आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई इसको रखने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल वैल्यू चेन और फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ लिंक करने की बात है। तो इन्होंने बताया कि अगर इंडिया हाई यू नो हाई टेक्नोलॉजी यूज करता है और रिसोर्स इंसेंटिव सेक्टर्स में भी और प्रमोशन होता है, तो स्किल डेवलपमेंट से हमें फायदा हो सकता है। वुमेन कौन कौन से एरियाज में भी हैं, फूड है, बिवरेजेस है, टेक्सटाइल्स हैं, एप्रल है, उनमें भी वुमेन का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और अभी अगर इस कॉन्टेक्स्ट को आप यूएस टैरिफ वॉर के एंगल से देखते हैं, तो फिर आपको देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। तो एक्सपोर्ट कैपेसिटी हमें बिल्ड करने की बात तो है, पर करें कैसे, क्वेश्चन इज करें कैसे। अब
वही बात, एक्सेस टू फाइनेंस, क्योंकि ये एग्जिम बैंक वाले हैं तो इन्होंने उस पर्सपेक्टिव से लिखा कि भाई फॉर्मल क्रेडिट मिलना चाहिए और उसके बाद क्रेडिट जो है वो पॉजिटिविटी के साथ प्रयोग में आना चाहिए, और जो गैप है प्रॉपर्टी ओनरशिप का भी या इकोनॉमिक वेल्थ का फीमेल का, वो भी कम होना चाहिए। तो आपको उसी के एंगल से सोचकर आप इस पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं। आज की बात नहीं है कि डब्ल्यूटीओ इज लूजिंग इन्फ्लुएंस, जस्ट गो एंड चेक आउट जो है उसका एपेलेट मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, या डब्ल्यूटीओ ने कितने केसेस को सॉल्व करके रख दिया। यूएस जब उसको मानेगा नहीं, सारी कंट्रीज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की तरफ भागेंगी, यूरोप सारे के सारे फंडामेंटल्स को धज्जियां उड़ा देगा, चाइना अपने आप में मोनोपोलिस्टिक है उस पर्सपेक्टिव से जो सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी से बाहर नहीं लाता, रशिया का रोल डिफरेंट है, तो फिर नेचुरली इट विल बी लूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस। डब्ल्यूटीओ का मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल है जो रिक्वायर करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट अमंग मेंबर कंट्रीज, जिससे ट्रेड बेनिफिट हो। ये प्रीलिम्स में ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है, मेंस में भी ये मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल को ज्यादा एलोबरेट करने की बात आ सकती है। तो every country wants to be treated special. Every country wants to sure that the special treatment is not by default given to everybody else. तो इंडिया रूल और फेयर गेम में बिलीव करते हैं, वी प्रैक्टिस दैट आल्सो, सो दैट इज व्हाई वी आर वरीड दैट इफ प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू बी वीकेंड, देन उससे हम सबका लॉस है लॉन्ग टर्म। इंडिया राइजिंग इनकम टू फ्यूल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रश। अब ये एक एलिमेंट है कि इंडिया की जो मिडिल इनकम की जो मिडिल जो जो डिस्क्रिशनरी इनकम है, वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगी या नहीं करेगी। ये डिबेट हमने पहले भी किया है, और आप बस इतना ही देख लीजिए, बाई 2030 फूड स्पेंडिंग इन रूरल हाउस होल्ड इज प्रोजेक्टेड टू फॉल टू 49%, वही अर्बन हाउस होल्ड में सी डिक्लाइन टू 40%। यानी कि जो फूड स्पेंडिंग की बात हो रही है, फूड देखिए, आप प्लीज कंपेयर बोथ द मैप्स, और आप देखिए कि 2023 और 2030 में क्या से फूड है, एपरल है, हेल्थ एंड वेल फिटनेस है, होम एंड हाउस होल्ड है, जेम एंड ज्वेलरी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ट्रेवल एंड रिक्रिएशन है, एजुकेशन है। So these are all elements which are showcasing lifestyle perspectives और changes। अर्बन स्पेंडिंग फूड पे, फूड सर्विसेज पे, अल्कोहल और टबैको जो है वो थोड़ा कम होगा, स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल एंड रिक्रिएशन ये राइज होगा, हेल्थ एंड वेलनेस फिटनेस ये भी बढ़ना चाहिए, और इंडिया पर कैपिटा इनकम टू राइज फ्रॉम 2000 टू 4000 यूएस डॉलर्स बाय 2030। इससे हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। तो पीपीपी, द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, वी मस्ट नो प्रॉपरली, और उसके बाद आप एग्जांपल लेके इसको देख सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक साइलेंट एपिडेमिक है, बिल्कुल सही बात है। रेगुलर हेल्थ चेकअप, ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, हेल्दी डाइट, और उसके बाद लो सॉल्ट डाइट, प्रोसेस फूड्स को अवॉइड कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, अवॉइडिंग सेल्फ मेडिकेशन एंड क्विटिंग स्मोकिंग एंड लिमिटिंग अल्कोहल आर द की फैक्टर्स। ये हमें देखना होगा। आप देख सकते हैं कि ये यू नो कि कैसे एक सिंपल स्टेप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। स्टैटिस्टिक्स की बात हमने पहले भी की थी। न्यू गवर्नेंस, न्यू ईरा, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का जो पर्सपेक्टिव है, तो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस यहाँ पर कीवर्ड है। और डेटा और नेशनल सैंपल सर्वे, जो पावर ऑफ डेटा एंड द नेशनल सैंपल सर्वे जिसकी बात यहाँ पर की गई है, वो एक एलिमेंट है। हमने 2-3 दिन पहले भी चर्चा की थी कि कैसे जो एमएसओ, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग see changes, such changes which are going to help us to get data faster। एंड ऑल्सो उस पर डिबेट भी है कि क्या वो वाकई क्वालिटी डेटा को पकड़ पाएगा, क्वालिटी को बता पाएगा। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, या टाइम यूज सर्वे है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये नाम आपको पता होने चाहिए। ये एक पर्सपेक्टिव है। फिर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि कोई मंथली है, कोई अगर कोई एनुअल है, कोई बायनुअल है, डिकेनियल है, तो उसके क्या क्या प्लस और माइनस है, इस पर्सपेक्टिव से इसको देखना होगा। इससे ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत। वेरी इंपॉर्टेंट, चंपकम दुराई राजन, वुमेन इन 9 यार्ड साड़ी हु ट्रिगर्ड द फर्स्ट अमेंडमेंट। हमने पहले भी बात की कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आखिर है क्या। ये उनके उनकी लाइफ स्टोरी पूरी बताइए, दैट्स फाइन, नॉट रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। लेकिन चंपकम दुराई राजन जो रूलिंग थी, उससे पता लगता है कि जुडिशरी स्टार्टेड
यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव लिखा गया है, जुडिशरी स्टार्टेड फ्रॉम अ फंडामेंटली रॉन्ग प्लेस if you were a casteless society. The reservation under Article 15, which was introduced through an amendment, was treated as an exception to the rule of equality in Article 14 for many decades, even after the ruling. Former Madras High Court Judge K. Chandru told Indian Express. उन्होंने ऐसा व्यू रखा। तो कॉन्टेक्चुअल रीडिंग, एक तो टेक्सचुअल रीडिंग है, और इन, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इन लेटर ईयर्स द कोर्ट्स टेक्सचुअल reading of the constitution was criticized and corrected in the 2024 ruling allowing sub classification of quota. Then the then chief justice of India DY Chandrachud termed the approach of the Supreme Court in Champakam case a formalistic and reservation limiting approach. तो इसका मतलब जो है, जो यू नो रिजर्वेशन की जो बात शुरू से हुई, वो एक लास्टिंग डिबेट है मेरिट पे, इक्वलिटी पे, डिस्क्रिमिनेशन पे, और वो भी सोसाइटी में चल ही रहा है। उस पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं। स्पोर्ट्स नर्सरी स्कीम, अलग अलग एसए भी आ चुका है। हम 100 ओलंपिक मेडल्स कैसे जीत पाएंगे, तो उन सब पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं कि कैसे पंचायत है या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, वो अगर स्पोर्ट्स नर्सरी अपने स्टेट में स्टार्ट, अपने हरियाणा की बात हो रही है, अगर वो स्टार्ट करेंगे तो उससे कैसे बेनिफिट्स हो। अगेन, हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे एड्रेस की जाए। तो as a matter of first principles, representation and federalism should not be seen as a zero-sum game. Southern states have performed commendably on many indicators. The factors that led to the rise are historical as well as political, cannot be attributed to political actors of the last half century. And while capital may be concentrated and exported from some regions, others provide labor. They are also important. Politics of the current moment, sparked by perception of center trying to impose its will on the states through Rajbons, does not help matters. जैसे हम तमिलनाडु के केस में देखें, distractions are also not going to help फेडरल स्ट्रक्चर को एक पॉजिटिव अप्रोच से आपको देखना होगा। The political and cultural anxieties around delimitation must be addressed, discussed, and they must be calmed down. They must be assuaged. For that to happen, parties need to put aside petty political goals. ये हमने पहले भी बात की। अगेन सेम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हमने चर्चा की थी कि एजुकेशन की क्वालिटी, एजुकेशन का पर्सपेक्टिव, ट्रेनिंग, उन सब पे फोकस होना चाहिए रादर देन जस्ट लैंग्वेज, क्योंकि लास्ट में आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लास्ट में आपको वेलफेयर चाहिए, एंड ऑब्वियसली कल्चर, आपकी सैंक्टिटी, आपका डिग्निटी सब इंटैक्ट होना चाहिए। पंजाब बोल रहा है कि पंजाबी अगर 10th क्लास तक नहीं पढ़ाई जाएगी कंपलसरी पंजाब में, तो 10th के बोर्ड का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हाउ डू यू सी दैट? वी विल ऑल्सो डिस्कस इट। फिलैंथ्रोपी इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको जनरल स्टडीज पेपर 2 के क्वेश्चंस के हिसाब से कुछ फैक्ट्स यहाँ से नोट कर लीजिए, और साथ में आप एसए के लिए भी एक थीम बना सकते हैं कि जेंडर और क्लाइमेट जो है वो कैसे बेस्ट या बिगेस्ट रिसिपिएंट्स हैं, और इंडिया जो है फिलैंथ्रोपी में कैसे आगे बढ़ रहा है। सोशल सेक्टर फंडिंग जो है पब्लिक स्पेंडिंग से आती है, और सीएसआर है, फैमिली बिजनेसेस हैं। तो इट्स हाई नेट इंडिविजुअल्स, और जो आप कह सकते हैं कि जो फैमिलीज हैं वो इस तरफ बढ़ावा दे रही हैं, तो उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से कैसे किया जाए। इंडिया ईयू पार्टनरशिप अभी चल रहा है, और हमने पहले भी बात की कि लॉन्ग लास्टिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि ईयू इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स, और बायलेटरल ट्रेड जो है वो 90% बढ़ा है पिछले एक डिकेड में। तो 3 कीवर्ड यहाँ पर जो है, मैं 4 कीवर्ड बल्कि मैं कहूंगा। टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन है, तो उसमें कीवर्ड देख लीजिए कि कैसे जो एचपीसी यानी जो कोऑपरेशन इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बात है वो हो गया। ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस की बात है, तो इंडिया का हाइड्रोजन मिशन भी है, और साथ में पीपल टू पीपल टाइज में वी नो सो मेनी एग्जांपल्स, नॉट ओनली इन जस्ट skilled areas but also in case of music and so on। वहां आप देख लीजिए स्टूडेंट्स का तो है ही, जैसे मैरी स्क्रोडोस्का एंड क्यूरी एक्शंस, पार्ट ऑफ द ईयू रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम होराइजन यूरोप। और डिफेंस एंड स्पेस में भी आप देख लीजिए कि जैसे प्रोबा मिशन का यहाँ पर प्रोबा 3 मिशन की बात की गई है, तो सिर्फ की वर्ड यहाँ से आप ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टेइंग लोकपाल ऑर्डर ऑन हाई कोर्ट जज। अब ये अगेन वही बात है कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर कॉलेजियम अपना डिसीजन खुद लेता है, बाहर का कोई रोल नहीं है वो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो रेशनल दिया कि क्रिटिसिज्म तो मंजूर है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस और जुडिशरी किसी भी कॉस्ट के ऊपर प्रिजर्व और प्रोटेक्ट की जाएगी, तो जुडिशियल जो ओवररीच इसको हम नहीं मानेंगे, ऐसा कहना है। एग्जीक्यूटिव ओवररीच का पार्ट है। तो लोकपाल क्या है? लोकपाल इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एजेस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये एक अपने आप में एक क्लैशिंग पॉइंट है। तो इसमें आपको
एक बैलेंस पॉइंट में आना है सोचते हुए कि भाई आखिर कैसे अगर जुडिशरी में भी करप्शन है और इनकम्पिटेंसी है और माल फंक्शनिंग अगर कहीं हो रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसका पूरा संज्ञान ले पा रहा है, और हाई कोर्ट को भी कैसे वो किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हाई कोर्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह भी है। ऑब्वियसली ओवरऑल अम्ब्रेला तो सुप्रीम कोर्ट की ही होगी। सो इसी पर्सपेक्टिव से हम और आगे डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, be a very fertile mind, and do join our courses. You can get back to us for any type of discussions, so in order to help you get success in your goal. Thank you very much.